नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया लोकार्पण। कहा 17 महीने की सरकार में एक भी नहीं हुआ पेपर लीक। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने कहा वे जनता की समस्याओं के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री अलवर दौरे पर रहे और बिकती रही अवैध तरीके से शराब। ठेके के भीतर पिलाते रहे शराब। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने पुलिस पर लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ सूबे के मुखिया भजनलाल आज अलवर दौरे पर रहे, वहीं आबकारी विभाग की जानबूझकर अनदेखी के चलते शराब के ठेके पर सेल्समैन अवैध तरीके से शराब बेचते नजर आए। अलवर शहर में आबकारी नीतियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब बेचने का समय निर्धारित होने के बाद भी नियम विरुद्ध शराब बिकती रहती है। शहर के 200 फुट रोड नमन होटल के पास शराब के ठेके की शटर उठाकर समय से पहले ही शराब बिकती है। ठेके में ही शराब पिलाई जाती है। शटर के नीचे बन रहे हॉल में बैठाकर सेल्समैन बाहर वाले तक पहुंचाता है। इसी तरह हनुमान सर्किल के पास 8 बजे ही शराब के ठेके की शटर उठाकर शराबियों को शराब दी जा रही है। आबकारी अधिकारी अर्चना जयमन ने कहा, हम दिखावा कर रहे हैं और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी की कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भिवाड़ी स्थित बाबा मोहन राम किसान पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए 250 कुर्सी और टेबल आदि फर्नीचर की व्यवस्था कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करवाई गई। कॉलेज की इस विशेष आवश्यकता को देखते हुए अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये फर्नीचर उपलब्ध करवाए गए। इन फर्नीचर की मदद से दैनिक कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉलेज छात्र छात्राओं को और अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी। कॉलेज की तरफ से अग्रवाल मेटल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को अलवर दौरे के दौरान अलवर शहर सहित जिले भर की जन समस्याओं के निदान को लेकर ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और शहर के बाहर छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार कांग्रेसियों को ज्ञापन देने के लिए विकल्प दिया, लेकिन वे नहीं माने और जबरन वीआईपी रूट को बाधित करने का प्रयास किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इधर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य कांग्रेसियों ने कहा कि हम पेयजल समस्या, बिजली कटौती, गड़बड़ाई पुलिस व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अलवर जिले की जन समस्याओं को लेकर जनता के साथ खड़ी रहेगी और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हाँ, बोलिए। जिस तरीके से राजस्थान की सरकार प्रजातंत्र का गाड़ा घोट रही है, अलवर जिले में पानी की त्राहिमाम हो रही है, बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, पुलिस व्यवस्था खराब है, सफाई व्यवस्था अलवर शहर की खराब है। इन सब मांगों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया। हमको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम कांग्रेसी हैं। हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम पुलिस की गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। ये हमें जेल भेजे, हम पे लाठीचार्ज करें, लेकिन जनता के हक की लड़ाई हम लड़ते रहे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम इस फर्जी सरकार से डरने वाले नहीं। चलो कांग्रेस को गिरफ्तार किया, क्या कहना चाहूँगा? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा आम जनता के साथ रही है, आम जनता की विचारधारा रही है और हम आम जनता के मुद्दों को लेकर आज भी ज्ञापन देने जा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे जनता के मुद्दों को। बस यही कहना। कांग्रेस गिरफ्तार से नहीं डरती? नहीं डरती। आप गिरफ्तारी देने जा रही है? गिरफ्तारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसमीना है, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव। कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, आपने अभी उनको गिरफ्तार किया, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या जानकारी? जैसा आपको ध्यान है, वीआईपी विजिट है, ये लोग रूट में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि भाई आपका जमाव विधि विरुद्ध है, और फिर नहीं माने तो उनको अभी अस्थायी तौर पे डिस्पर्स करने का क्रम जारी है। तो आपने ज्ञापन भी मांगा पर उन्होंने दिया नहीं? हाँ बिल्कुल, हम जो लीगल है वो चीज़ सब इनको ऑप्शन दिए गए थे, और ये नहीं माने तो उनको अभी भी दस्तयाब करके और डिस्पर्स किया जा रहा है। सर, कितने नेताओं को गिरफ्तार किया? लगभग 40-45 लोग। ठीक।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे। सबसे पहले मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सरस डेयरी परिसर में मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते आते ही आमजन से कहा कि जयकारे लगाने के लिए पंजा नहीं, बजरंग बली वाली मुट्ठी बांधिए। इस पंजे ने देश को कर दिया गंजा। हमारी माता बहनों के लिए 1 लाख रुपए गोपालन क्रेडिट कार्ड को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है, ताकि हर माता बहन के घर में गाय हो। बिना पशु के किसान का काम नहीं चलता है। हम सब गाँव के लोग हैं। जब माता बहन सुबह डेयरी पर दूध लेने जाती हैं तो पूरा शुद्ध दे आती हैं, लेकिन घर पर अपने बच्चे को पानी मिला दूध पिलाना पड़ता है। हम माता बहनों की तकलीफ जानते हैं, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा। इसकी व्यवस्था की गई है ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूत हो। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में RRBM मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की BA तृतीय वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा 25 मई को प्रातः 7 बजे से आयोजित की जाएंगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि संबंधित विद्यार्थियों को अपना परीक्षा प्रवेश पत्र एवं महाविद्यालय परिचय पत्र के साथ प्रायोगिक रिकॉर्ड भी साथ लाना अनिवार्य रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए अन्य कोई अवसर नहीं दिए जाएंगे। रैनी माचाड़ी सड़क मार्ग पर ग्राम टहटड़ा के पास बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप सहित मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 जने गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से चिकित्सालय पहुंचाया गया। रविवार देर रात्रि टहटड़ा गांव के पास बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों की टक्कर इतनी तेज थी कि धमाका दूर तक पहुंचा। वहीं संतुलन खोने से 2 बाइक भी टकरा गई। दुर्घटना में 2 जने गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची रैनी थाना पुलिस ने घायलों को रैनी चिकित्सालय पहुंचाया और रास्ता खुलवाया। गौरतलब रहे कि इन दिनों जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुए क्षेत्र में धड़ल्ले के साथ अवैध रूप से मुख्य मार्गों पर बजरी पत्थरों का ट्रैक्टर ट्रकों से दिन रात अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिससे अभी तक इस प्रकार के दौड़ते वाहनों से बड़े हादसे घटित हो चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को शायद अभी किसी बड़े हादसे का इंतजार है। किसी समय पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर नाम कर चुके खेड़ी रेलवे स्टेशन पर अब पानी को यात्री तरस रहे हैं। रेलवे के द्वारा स्थायी समाधान नहीं होने से रेल यात्रियों को मोल का पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भीषण गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन रेलवे से सहयोग नहीं मिलने से स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रेलवे द्वारा करीब 50 लाख की लागत से लगाई बोरिंग और पानी की टंकी बनी 3 साल से बनी हुई है। प्रतिदिन प्राइवेट टैंकरों से पानी आपूर्ति होती है। टैंकरों के पानी की गुणवत्ता भी सही नहीं है। ताजुब यह है कि रिकॉर्ड में 25,000 लीटर पानी खरीद दर्शाया जाता है, जिसमें रेलवे स्टेशन में स्टाफ क्वार्टर में भी पानी जाता है। कोई भी मौसम हो, हमेशा खेड़ी रेलवे स्टेशन पर पानी की समस्या बनी रहती है। जबकि अमृत भारत योजना के तहत A ग्रेड का खेड़ी रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। वर्तमान में करीब 1 दर्जन यात्री ट्रेनों का ठहराव होता है। गरीब मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए पानी खरीद कर पीना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय NCR रेल यात्री समिति तथा चेयरमैन नगर पालिका रेलवे परामर्शदाता समिति सदस्य शिवदत्त शर्मा भी काफी बार पेयजल व्यवस्था का मामला उठा चुके हैं। खेड़ी स्टेशन पर बनी प्लेटफॉर्मों पर पेयजल टंकी मात्र दिखावा बनी हुई है। टंकियों में ठोटी और नल भी नहीं है। खेड़ी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी की कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्टेशन पर यात्रियों को कोई सुविधाजनक अच्छी व्यवस्था पानी की नहीं है। यहाँ जो बोतल का पानी बेचा जाता है उसके ऊपर यात्री आश्रित हैं। एक टंकी बनी हुई है, विभाग की है, एक बोरिंग भी है जो पीतमपुरा में लगाया गया। सब निष्क्रिय हैं। टंकी खड़ी हुई है केवल, और बोर से कोई पानी नहीं आता है। तो पानी की कोई माकूल अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। स्टेशन A ग्रेड का बनने जा रहा है और पानी की व्यवस्था नहीं है। तो क्या यात्रियों को मोल का पानी खरीद कर? हाँ, बोतल का पानी खरीद कर 20 रुपए में 15 रुपए में जैसे मिल जाए उसके ऊपर आश्रित हैं। वैसे कितनी ट्रेनों का ठहराव और यात्रियों का आवागमन? लगभग 5-7 गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ और हजारों की मात्रा में यात्री आते और जाते रहते हैं। गर्मी का दौर जारी है। खेड़ी रेलवे स्टेशन पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
आप रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, तो इसको लेकर आपने कहां तक मांग उठाई है? अभी रेलवे की हमारी एडवाइजर कमेटी की मीटिंग थी आगरा में। मैंने वहाँ डीआरएम साहब को भी इस बात में अवगत कराया था कि खेड़ली में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। यहाँ की जो बोरिंग है वो खराब पड़ी हुई है, वो बोलते हैं मोटर खराब है। उसके बाद जो पानी की सप्लाई आ रही है वो सबसे खराब पानी का सप्लाई आ रहा है। यदि आप उसको पिएंगे तो उसमें 390 की TDS पे पानी आ रहा है, जो कि पीने वालों के लिए हानिकारक है और पिलाने वालों को सोचना चाहिए कि इतना गंदा पानी की सप्लाई हम रेलवे के द्वारा कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पानी की टंकी बने 3 साल हो गए, जो अब जर्जर हो जाएगी बिना पानी के अभाव में। बोरवेल भी खत्म हो चुका है, इसको लेकर आप कहां तक शिकायत कर सकते हैं? मैंने GM साहब को भी इसका मैसेज किया है, DRM साहब को भी मैंने इसकी किया है, सीनियर DN जो इसको देखते हैं उनको भी हमने इसके बारे में अवगत कराया है। तो उनका ये था कि सब पानी छोड़ गया है तो 15 मिनट मोटर चलती है और उसमें पानी चला जाता है। बाकी का हकीकत ये है कि मोटर खराब के साथ साथ पानी भी नहीं है इसमें। कितने लाख रुपए रेलवे का इसमें प्रोजेक्ट में खराब हो चुका है? रेलवे का करीब 50 लाख रुपए के ऊपर इसमें प्रोजेक्ट में खराब हुआ है और वो पैसा पूरा खराब हो चुका है। इसमें कोई भी क्या नाम से फायदा नहीं हुआ है पैसेंजर्स के लिए। आपका लोग मेरा शुभ नाम शिवदत्त शर्मा है, मैं रेलवे की एडवाइजर कमेटी में हूँ और काफ़ी बार मैंने ये मुद्दा उठाया है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। खेड़ी रेलवे स्टेशन पर इस समय भीषण गर्मी का दौर क्षेत्र में जारी है, पानी की पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? अपने खेड़ी के पास पीतमपुरा में पिछले 2 साल पहले एक बोरिंग की गई थी जिसमें पानी फैल हो चुका है। खेड़ी स्टेशन पर कोई भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। एक टंकी बनी हुई है, उसमें आज तक पानी नहीं चढ़ा है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से ये कार्य किया गया था रेलवे की तरफ से, जो नकारा साबित हो रहा है। खेड़ी स्टेशन पर आम पब्लिक पानी के लिए तरस रही है, मजबूर होकर पानी पैसे से खरीदना पड़ रहा है। इस संबंध में आप NCR रेलवे यात्री समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपने कहाँ का इसको लेकर? हमने इसके लिए DRM साहब से मिले हैं, DM साहब से मिले हैं, GRM साहब से मिले हैं। रेलवे अब हमने सोचा है कि रेलवे मंत्री से मिला जाए इस संबंध में, इसकी शिकायत की जाए। क्या स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है? तो काफी दिन से हम प्रयासरत हैं, रेलवे की तरफ से अभी कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। कितनी यात्री गाड़ियों का ठहराव है? यहाँ 12 से 15 गाड़ियों का ठहराव है। यात्री पानी की वजह से काफी परेशान है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के विजयनगर में निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे मिस्त्री की 2 मंजिल से गिरकर मौत हो गई। अन्य श्रमिकों ने तत्काल मिस्त्री को उठाया और अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक मिस्त्री का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के साथ काम करने वाले श्रमिक बदन सिंह ने बताया कि मिस्त्री सोहनलाल नमन होटल के पीछे का रहने वाला था और वे रोजाना की तरह विजयनगर में एक निर्माणाधीन मकान की 2 मंजिल की छत पर प्लास्टर कर रहा था। तभी वह अनबैलेंस होकर ऊपर लकड़ी के बनाए गए पेड़े से नीचे आकर गिरा। नीचे गिरने से उसके सर में चोट लगी और वह अचेत हो गया। क्या नाम है? सोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नमन होटल के पास है। क्या करते हैं? मजदूर, मिस्त्री पने काम करते हैं। क्या हुआ था? तो काम कर रहे थे, अनबैलेंस होने के कारण गिर गए। कहाँ से गिर गई? प्रगति हॉस्पिटल के पास से। कितनी मंजिल का काम? 2 मंजिल से। क्या बना रहे थे? मकान। अच्छा, तो किस कारण से गिरेंगे? ये काम कर रहा था, छज्जे पे से अनबैलेंस हो गया। अच्छा, तो कहाँ लगी है इनके सर में लगी। सर में लगी। तो आप कहाँ लेकर आए इनको फिर? सरकारी अस्पताल में, इमरजेंसी वार्ड में। क्या बोला फिर उन्होंने बोला डेथ हो गई इनकी। अच्छा, इनके घर वालों को सूचना दी? जी, बच्चे आ गए। कितने दिन से काम चल रहा है वहाँ हो गए 7-8 महीने हो गए। ये वही काम कर रहे थे? वही काम कर रहे थे। हम सब 3-4 जने वही काम कर रहे थे। अच्छा, क्या बन रहा है वहाँ पर? मकान बन रहा है। कितने मंजिल में? वो बन रहा है 3 मंजिल का। वहाँ काम कर रहे थे, अचानक गिर गए। अचानक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंत भंडारी के निर्देशानुसार एक्शन प्लान की पालना में आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहनलाल सोनी के द्वारा कैंप का आयोजन तालुका लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत टोडा ग्राम में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नालसा के थीम सॉन्ग से की जाकर नालसा और रालसा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में रालसा द्वारा जारी योजना सर्जन की सुरक्षा के बारे में बताया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विवाह रोकथाम पर मोहनलाल सोनी का प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। सोनी ने नालसा और रालसा की भूमिका, बाल विवाह रोकथाम के महत्व, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर एक विस्तृत जानकारी प्रदान की। सोनी ने अपने उद्बोधन में समाज के हर वर्ग से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से कानूनी जागरूकता पर जोर दिया और बताया कैसे नालसा और रालसा कमजोर और वंचित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने श्रोताओं को इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति कानूनी जानकारी या सहायता के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। बाल विवाह के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज के विकास में एक बड़ी बाधा बताया।
सदर थाना क्षेत्र के ग्राम दादर में बच्चों के आपसी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में लाठी व नंगी तलवारें चली। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें राजेंद्र, संजीव, गौरव, अर्जुन, विशाल व दूसरे पक्ष के हरवंश सिंह, सतनाम व मलकित आदि शामिल हैं। घटना के बाद घायलों को अलवर सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित विजय सिंह ने बताया कि हमारे एक व्यक्ति पर तलवार से सिर में हमला कर घायल कर दिया। विजय ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपियों को मंत्री संजय शर्मा का सपोर्ट है। उनके फार्म हाउस पर सट्टा चलता है और बाहरी लोगों को बुलाकर सट्टा कारोबार चला रखा है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है। गांव में उन लोगों ने खौफ का माहौल बना रखा है। बच्चों की लड़ाई बड़ों में जाकर पहुंच गई है। हमारे कई छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके केसों की बेदबी करते हैं, मारपीट करते हैं और पढ़ने नहीं जाने देते। कोई भी अकेला आदमी मजदूरी करने जाता है तो उनके साथ ही मारपीट करते और मारते भगा देते हैं और गालियां देते, सरदार हमारा क्या कर लेंगे ये। और अब जो प्रेशर आ रहा है, जो गाड़ियां बार बार 7-8 गाड़ी जा रही है, संजय शर्मा का नाम आ रहा है जो मंत्री है इस वक्त, और ये भी शर्मा और वो भी शर्मा है। इतना प्रेशर कर रखा है कि हद से ज्यादा। अब भी हमारे भी बच्चों को भी डरा धमका रहे पुलिस वाले। और इनका एक है बाहर फार्म हाउस, वहाँ पे इनका जुआ सट्टा और वो चलता है इनका, और वहाँ पे इनके जो गुंडे राज है वो वहाँ पे परंपरा है और वो आके वही दादागिरी यहाँ पे करते हैं गांव में आके। बड़ा ये कश्मीरी पंडित आके बसे हुए, जो हमारे बुजुर्गों ने इनको कब्जा दिलवाया, बसाया गांव में, आज वही हमको खाने के लिए आ रहे हैं। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम ये सचिन शर्मा, ये गांव दादर का है। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। हमारे बंदे हैं जो अभी सीरियस पड़े हैं, जिनकी सिर में से काट दिया तलवारों से। इन्होंने घेर कर सुबह सुबह, और इनके 10-15 लड़के थे जो तलवारों लहराते हुए फायर करते हुए हमारे लड़कों को रोका है और काट दिया है, जिसमें हमारे साथ एक अभी यहाँ पर भी है, बाकी हॉस्पिटल में सीरियस है। और सुनने में आ रहा है कि मंत्री संजय शर्मा का दबाव के चलते गांव में 20-20 गाड़ियां गई हुई, जबकि उनके किसी भी बंदे को नॉर्मल चोट है, कोई हाथ थप्पड़ की या छूट छुटाव करते झरीटे हैं। और हमारे लड़कों को इन्होंने तलवारों से काटा है। और जो ये मारने वाले हैं 15 से 17 गुंडे हैं। क्या नाम है इनका? नाम सचिन शर्मा है और इसका भाई है और विशाल है। काफी सारे इनके लड़के जिनका हम नाम नहीं जानते, ठीक है। और इनके फार्म हाउस पर सट्टे का कारोबार चलता है, जिसमें ये कहते हैं कि पुलिस के साथ हमारी चलती है। हम 50,000 रुपए पर डे का देते हैं और 50 लाख का सट्टा हमारे उस पे चलता है। उसके कारण ये पैसे के अहंकार वंश या अपने आदमियों की एक गुंडागर्दी की वजह से इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। और पहले ही जाके पुलिस में कर देते हैं और फिर हमारे साथ लड़ाई करते हैं, रोकते हैं। ये आए दिन का काम हो चुका है। जो भी निकलता है, ट्रैक्टर निकल जाए तो मारते हैं, अगर कोई बाइक लेके खड़ा तो उसे मारते हैं। इस संबंध में आप संजय शर्मा से नहीं मिले हम। हाँ, और जैसे छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, हम मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग तो कोई बात नहीं, बोला राजीनामा कर लेंगे। चुपचाप पुलिस में FIR करा देते हैं और इसके बाद झगड़े के लिए धमकियां देते हैं। हाँ, अभी FIR होने के बाद भी धमकियां दी जा रही हैं और हमारे घरों पे पुलिस की कार्रवाई बहुत जबरदस्त करवा रखी है। घर घर में पुलिस भेज रखी है। राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कुम्हेर-डीग जिले में हुआ, जिसमें अलवर टीम ने कुल 16 पदक जीते। अलवर जिले की टीम बालक बालिका वर्ग में एक बार फिर विजेता और 3 बार उप विजेता रहा। अलवर टीम के कोच आशीष जैन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और टीम मैनेजर शहजाद खान राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। सभी खिलाड़ी और कोच को संघ के पदाधिकारी और हरविंदर सिंह राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत भूषण गुलाटी राष्ट्रीय खिलाड़ी, धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय खिलाड़ी, संजय सैनी समाज सेवी ने बधाई दी। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। विजेता खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन किया गया। रैनी पुलिस द्वारा पत्नी को वापस लाने में सहयोग नहीं करने पर एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी को रिश्तेदार ले गए हैं। पत्नी को वापस लाने में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। गौरतलब रहे कि रैनी कस्बे में स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर 1 घंटे तक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने रैनी उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा, तहसीलदार कैलाश मेहरा, थानाधिकारी रामजीलाल मीणा, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता पहुंचे, जहां पर करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद टंकी से युवक को उतारा गया। रैनी कस्बे में स्थित जलदाय विभाग की पेयजल टंकी पर दोपहर करीब 12 बजे चिलचिलाती धूप में एक युवक चढ़ गया और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पुलिस द्वारा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।
युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर रैनी एसडीएम हरकेश मीणा, तहसीलदार कैलाश वर्मा, थानाधिकारी रामजलाल मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद टंकी से नीचे उतार लिया गया। नगर निगम का मुख्य रूप से शहर को साफ रखने का कार्य है, लेकिन ठेकेदार की जानबूझकर अनदेखी के कारण शहर में जगह जगह गंदगी और मलबे के ढेर लगे हुए हैं। शहर के शांति कुंज मोड़ से लेकर काली मोरी तक टूटे मकानों का मलबा व गंदगी के भंडार लगे हुए हैं। नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी अपने चेंबर से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। शहर की सफाई का ठेका करोड़ों रुपए का होने के बाद भी ठेकेदार सफाई को लेकर गंभीर रूप से नजर नहीं आते हैं। निगम कर्मचारियों की लापरवाही के चलते घरों के सेफ्टी टैंक का मलबा खुले में डाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर आने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले एमपी एमएलए के इस्तीफे दिलाते थे, अब सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाने की ओछी राजनीति हो रही है। अलवर सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाकर बोर्ड भंग किया, उसके बाद डेयरी चेयरमैन को हटाया गया। वैसे चेयरमैन पर कोई दाग नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आसपास भूमाफिया व शराब माफिया के लोगों का जमावड़ा रहता है, उनकी वजह से डेयरी चेयरमैन को हटाया। बीजेपी के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी का काम करने वाले नेता को फटकारा भी था। जूली ने कहा कि सीएम के आने पर पूछना चाहता हूं कि 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं। दूसरा, यहां के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि डेयरी से भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अवैध प्लॉटिंग करने में लगे हैं। यहां के शासन वाले भूमाफिया को पनपा रहे हैं। शराब ठेकेदार भी केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री के बड़े फोटो लगाकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसा मालाखेड़ा में जाकर देख सकते हैं। भूमाफिया के होर्डिंग की भरमार है। केंद्रीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि केंद्र से कितना बजट लेकर आए हैं। खैरतल में भूमाफिया मिले हुए हैं, जिनके समय के डेयरी में भ्रष्टाचार हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम पूर्व चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने किया। फर्जी चिप को पकड़ने का काम किया, डेयरी में मिलावट को पकड़ने का काम किया था। पहली बार डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने काम किया था, उसका नतीजा सरकार ने हटा दिया। उनके खिलाफ सरकार ने जांच कराई, लेकिन दोषी नहीं मिले। जब नहीं हटा पाए तो डेयरी के डायरेक्टर को धमकाकर इस्तीफे दिलाए गए। उपस्थित हुए। आज मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी अलवर में आए थे, रामगढ़ चुनाव के अंदर आए थे, और रामगढ़ चुनाव से पहले ईआरसीपी लागू करने के नाम पे साफा बंधवा के गए। और ये बात मैंने पहले भी कई बार रामगढ़ चुनाव में भी इस चीज का जिक्र किया, उसके बाद भी मैं कई बार कहता रहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो रामगढ़ में साफा बंधवाया था ईआरसीपी का, वो अलवर के लिए कितना पैसा मंजूर किया है, कब तक पानी आ जाएगा, इसी कार्यकाल में आ जाएगा, या जो इनका एक एजेंडा चलता आ रहा है कि 10-20 साल बाद की बता दो। पहले मोदी जी कहते थे कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा। अब वो सब हटा के अब 2047 पे चले गए, क्योंकि ये एक भी टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा
कि हम हमारे राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे, 2030 तक का विजन दिया। अब वो भी 47 बोलने लगे हैं, 30 उनका टारगेट जो है वो खत्म हो गया है। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी यहां पे आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचा देंगे, इसकी घोषणा करके जाएं। दूसरा, आज वो डेयरी के अंदर आ रहे हैं, यहां के वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं डेयरी को भ्रष्टाचार मुक्त करके इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, जिन पे आज भी केस चल रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश के बाद में जो अवैध प्लॉटिंग जिनकी तोड़ी गई थी, आज वो वापस अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के नेताओं का इतना डर है कि भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं ये लोग, और जो भूमाफिया हैं और शराब के ठेकेदार हैं, वो लोग केंद्रीय मंत्री जी की और राज्य मंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप चाहें तो मालाखेड़ा के अंदर शराब ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो, और जो भूमाफिया हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके होर्डिंग आप ढाई पेड़ी पे, कटी घाटी पे, बुर्जा बाईपास पे, अलवर में कई जगह आप देख सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि वो अपनी स्थिति भी थोड़ी स्पष्ट करें कि आप केंद्र से अब तक कितना बजट लेके आए, कितना आपने काम कराया, या भूमाफिया, खैरथल में भी कल मैं गया था, वहां भी बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भूमाफिया मिलकर खैरथल का जो हेडक्वार्टर है, जो मिनी सचिवालय बन रहा है, उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो यहां भी ऐसे लोग जिनके समय में डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जिनके समय में डेयरी के अंदर मिलावट का खेल हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम किया तो यहाँ के डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुजर ने किया। रात रात भर ये व्यक्ति जगा है, ट्रकों के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग की है, जासूसी की है, उसके बाद उनको पकड़ा है। यहाँ फर्जी चिप लगी हुई थी, उसको पकड़ने का काम किया था। जो डेयरी लगातार घाटे में जा रही थी, जो मिलावट का खेल चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पकड़ने का काम किया है। पहली बार अलवर के इतिहास में बता दें कि पूरे के पूरे टैंकर दूध के किसी ने फैलाए हो तो ये डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर था जिसने ये सारा किया। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये मिला कि सरकार ने उनको पद से हटा दिया। पहले इन्होंने खूब जांच करवाई, 4 जांच हो चुकी है, एक भी जांच में दोषी नहीं पाया गया। अधिकारियों ने कह दिया कि हम जो तनख्वाह लेते हैं वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है, हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया और उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरम अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए, या कोई उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया, या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे तो ही किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहाँ अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूंगा, नीचे नहीं आना चाहिए। आपकी भी एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है, 2 पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद
इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर। तिजारा कस्बे में आर्य समाज कार्यकारिणी की बैठक में वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर की तैयारी की गई। मंत्री ताराचंद आर्य ने बताया कि आर्य समाज मंदिर तिजारा में 24 मई से 1 जून तक वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण आवासीय शिविर की तैयारी के लिए आर्य समाज की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। कार्यकारिणी द्वारा प्रातः 8 बजे यज्ञ के साथ आरंभ की गई, जिसमें प्रधान फतेह सिंह आर्य व मंत्री ताराचंद आर्य ने बताया कि तिजारा नगर में वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में मूलचंद आर्य, फिरोजपुर झिरका, करणमुनि झुरेरा, मनीष शास्त्री, विनोदी लाल दीक्षित, राजगढ़ आदि विद्वान एवं सन्यासी आएंगे जो शिविर में प्रशिक्षण देंगे। 1 जून को आर्य सम्मेलन व प्रशिक्षण दीक्षांत कार्यक्रम होगा, जिसमें महिला भजन उपदेशिका उषा आर्य रेवाड़ी, मानक चंद आर्य एवं विष्णु आर्य भजन उपदेशक आएंगे, जिसमें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक भजन व रात्रि 8 बजे से 11:30 बजे तक युवा शक्ति राष्ट्र रक्षा महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। श्री मौनी बाबा गौशाला सूरजमुखी की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष तेजपाल नागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें माह अप्रैल का आय व्यय का विवरण पलटकर रखा। गौशाला के संवर्धन एवं विकास को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने और गौवंश संरक्षण पर जोर दिया गया। साथ ही गायों के लिए बेहतर सुविधाएं और चारे की व्यवस्था पर चर्चा हुई। पक्षी आश्रय स्थल के निर्माण का निर्णय लिया गया। तिजारा कस्बे के विकास पथ स्थित जन जागृति संस्थान द्वारा शहीद स्मारक पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। भीषण गर्मी का प्रकोप देखते हुए संस्था द्वारा विभिन्न जगहों पर परिंदे लगाए गए। ठेका प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय राजस्थान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की वित्तीय वर्ष की स्वीकृति नहीं आई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित ठेका प्रथा समाप्त कर राजकीय बोर्ड बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप कार्मिक विभाग द्वारा सूचना भी मांगी जा रही है। इसमें यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तो उन्हें इस बोर्ड में अडॉप्ट कर पाना मुश्किल होगा। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन अभियान चलाया है। मोठुका में स्वामी दयाराम साहब दरबार में 2 दिवसीय मेला पल्लव के बाद संपन्न हुआ। मेले में आसपास के गांवों सहित दूर दराज के प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने मत्था टेक दर्शन कर मन्नतें मांगी। संतों के आशीर्वाद लेने के लिए महिलाओं पुरुषों की लंबी लाइन लगी हुई थी। स्वामी दयाराम साहब दरबार के संतलाल भगत ने सत्संग कर प्रवचन देते हुए कहा कि अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। अहंकार से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता, जबकि विनम्रता जीवन का गहना है। अभिमान करने वालों का सिर झुकता जरूर है, जबकि विनम्र भाव से जरूरतमंदों की सेवा करने वाले भव सागर से भी पार हो जाता है। सत्संग ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो शांति स्वरूपी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। संत संसार के जीव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मानव जीवन में दुरुख विकार को हरने के लिए संत संसार में आते हैं। भूले हुए लोगों को संसार के सही मार्ग पर लाने का काम संत करते हैं। यदि सत्संग का आयोजन समय समय पर ना हो तो मनुष्य सही मार्ग से भटक जाता है। सत्संग सत्य का मार्ग बतलाता है। मेले में अनेक भजन मंडलियों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अवैध तरीके से प्लॉटिंग की खबर अलवर न्यूज में प्रकाशित होने के बाद भूमाफिया पत्थर रोड़ी आदि छोड़कर भाग गए। गौरतलब रहे कि गत दिनों खबर प्रकाशित होने के बाद रेवेन्यू विभाग हरकत में आया और गुप्त रूप से भूमाफिया ग्रुप को सूचना देकर काम को रुकवा दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं।
साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7th के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावें। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा पहली बार भव्य शोभा यात्रा के पश्चात समीक्षा बैठक एवं सहयोगी सामाजिक संगठनों, समाजसेवी व्यक्तियों जिन्होंने विशेष रूप से भव्यता में साथ रहे, उनका ब्राह्मण छात्रावास में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परशुराम जन्मोत्सव संयोजक डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पंडित धर्मवीर, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, त्रिपोलिया महंत जितेंद्र खेड़ापति, संरक्षक अशोक कुद्दल, गोविंदगढ़ अध्यक्ष कैलाश भगवती रहे। इसमें अलवर जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्षों की भांति महिला, पुरुष, बच्चों, वृद्धजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के आगे दीप प्रज्वलित और माला पहनाकर किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खैरताल जिले के विकास कार्यों में हो रही देरी और जिला मुख्यालय को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने की मांग की। दोनों नेता आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। दोनों नेताओं ने कहा कि खैरताल जिला को जिला मुख्यालय घोषित हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। राज्य सरकार बजट भी घोषित कर चुकी है तथा कार्यालयों के लिए भूमि का चयन भी हो गया है, लेकिन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने इसे जल्द शुरू करवाने की मांग की। इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित खैरताल बाईपास आरओबी की स्वीकृति दिसंबर 2024 में रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन वित्त विभाग की अनुमति के अभाव में टेंडर जारी नहीं हो पा रहे हैं। नेताओं ने MDR 25 किशनगढ़ बास को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और उसे 4 लेन करने की मांग दोहराई। साथ ही दिल्ली अलवर रैपिड रेल के अलवर तक विस्तार की मांग करते हुए केंद्र सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। जो इस प्रेस वार्ता का विशेष प्रयोजन है वो खैरताल के विकास के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा खैरताल जिले की सौगात हमारी सरकार ने दी थी। ऐतिहासिक फैसला था और इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी ने वापस कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, जो कि हम सब लोगों का प्रेशर था, दबाव था कि वो खैरताल को कैंसिल नहीं कर पाए। बहुत जगह भी कैंसिल करना चाह रहे थे, कई जगह को कैंसिल भी कर दिया। मैंने कहा भी था कि डील बन सकता है तो खैरताल क्यों नहीं बन सकता, और ये नतीजा ये रहा कि अलवर के हमारे तीनों जिले यथावत रहे। यहां भूपेंद्र यादव जी इलेक्शन के समय आए थे और खैरताल के लोगों से ये वादा करके गए थे कि मैं खैरताल को चंडीगढ़ बनाऊं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि चंडीगढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। इस सरकार के भी 1.5 वर्ष तो हो गए, 3 हिस्से में 1 हिस्से का इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2 हिस्से बचे हैं। तो अभी तो कोई कह भी कहीं धरातल पे नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है
कि जो 8 जिले राजस्थान के अंदर बने हैं, लगभग सभी जिलों में जमीन का आवंटन हो चुका है। कई जगह पे निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो खैरथल में क्यों नहीं, हमारे समय से ही यहां पे जमीनों का आवंटन कर दिया गया था। हमारे पास कॉपी है मिनट्स की पुरानी, जिसमें जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय बनने हैं उनके लिए जमीन जो है चिन्हित कर ली गई थी और आवंटन के लिए सरकार को भेज दी गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये खैरथल की जमीनों को आप जिले के लिए आवंटित क्यों नहीं कर रहे हैं। एक भ्रांति भी ये फैली हुई है, कुछ लोग भूमाफिया जनता को बड़े सपने दिखाकर जमीनों का बहुत बड़ा यहां पे धंधा कर रहे हैं। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम यहां पे जिला लेवल के कार्यालय बना रहे हैं। ये अफवाह आप सब लोग भी लगातार सुन रहे होंगे। और वो लोग, कुछ यहां के नेता उसके अंदर शामिल हैं, कुछ दिल्ली के भूमाफिया उसके अंदर शामिल हैं, और वो मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस ओर संज्ञान लें और इस पूरी चीजों की जांच कराएं कि कहीं कोई इसके अंदर हेरा फेरी तो नहीं की जा रही है, कोई यहां के जनता को जमीनों का बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं सौंपा जा रहा है, जनता को ठगने का काम तो नहीं किया जा रहा है। और ये सारी चीजें इसलिए पैदा हो रही हैं कि आज तक हम जमीन का आवंटन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कारण है कि यहां जमीनों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कलेक्टर का कार्यालय बनना है, एसपी का ऑफिस बनना है, मिनी सचिवालय बनना है, कोर्ट बनने हैं, बाल आयोग का ऑफिस बनना है। कभी हमारे साथी इस प्रेस वार्ता, इस बहुत ही अहम प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और ये मुद्दा ये है, जैसे अभी जूली जी ने बताया, बात शुरू होती है डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े योजनाओं के सपने दिखाए जाते हैं। चंडीगढ़ की बात की जाती है, बड़े बड़े शहरों की, विदेशों की बात करी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर धरातल में कुछ नहीं। मुझे याद है कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, दीपचंद जी खैरिया साहब जो बहुत ही चहेते उनके विधायक थे, उनने यहां का आरओबी के साथ साथ बाईपास और इस पूरे क्षेत्र का विकास के लिए अनेक जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए जमीन आवंटन करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया। यहां तक कि जो मिनट्स हैं ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर 58,000 वर्ग मीटर जिले की मिनी सेक्रेटरीट के लिए आवंटन हो, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन, अनेक ऐसे विभागों की जमीनें अलॉटमेंट करने का फैसला लिया। लेकिन धरातल में भी कुछ भी नहीं जो है, वो सिर्फ भूमाफिया घूम रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के लोग, यहां के स्थानीय लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जमीन खरीदते हैं सस्ते में, ज्यादा महंगी जमीनों को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का जो एक धंधा चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। सरकार स्पष्ट करे और बताए कि हम यहां के जितने भी कार्यालय हैं वो कब तक खोलेंगे, कब उसका शिलान्यास होगा, कब बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और जो ये अफवाहें हो रही है जिसमें गरीब आदमी के साथ ठगी हो रही है, उसके ऊपर रोकथाम लगी। मैं ये भी आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि खैरथल सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर एक खैरथल का नाम है, A+ मंडी है, A+ मंडी।
जब बहुत कम इस तरह की मंडियां होती थी पूरे प्रदेश के अंदर, 73 सबसे उसके ऊपर सबसे प्रसिद्ध मंडी थी। और ये पूरे क्षेत्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा आबादी है, तो उपयोग जगह है जहाँ हमारे सभी जिला भी बने, कार्यालय भी बने और जहाँ का मूलभूत सुविधाओं का विकास। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि RRTS जो डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार में सैंक्शन हुई थी, काम शुरू उसका हो गया था, उसका पूरा रूट बदलने की कोशिश नहीं, अलवर तक का रूट जो उसका था कैंसिल नहीं करने का इन्हें सरकार ने फैसला लिया है, उसको ऊपर भी अभी तक लगभग 10 साल हो गए हैं, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं। और सबसे बड़ा इस क्षेत्र का, और सिर्फ खैरसर तिजारा ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश, अलवर ही नहीं लेकिन लगते हुए हमारे 8-10 जिले हैं, उनके साथ जो एक बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, वो हुआ है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट जो पोर्ट कासिम क्षेत्र के अंदर बनना था उसको कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रदेश के लिए क्षति हुई है। आप सोचिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट कासिम के अंदर आता तो जो लोग बोल रहे हैं चंडीगढ़, वो सिंगापुर बन सकता था अलवर जिला। मैं तो ये कहता हूं कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितना बड़ा निवेश होता, कितने बड़ा कारोबार यहाँ इस पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ खैरसर ही नहीं, अलवर ही नहीं लेकिन प्रदेश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये आज जनता पूछ रही है कि ये डबल इंजन की सरकार क्या काम कर रही है, क्या वो विकास करना चाहती है, विनाश करना चाहती है। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोट कासिम द्वारा सत्संग परिवार के साथ मिलकर अनेक जगह पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और दाने की व्यवस्था की। इस दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा, हमें प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और गर्मियों में परिंदे लगाने का बहुत अधिक धर्म होता है। उन्होंने कहा, आज लोग सेवा को भूलते जा रहे हैं, इसलिए हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ पाते और प्रभु की कृपा हमें नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा, सेवा करने से अहंकार समाप्त होता है और हम ईश्वर की ओर बढ़ने शुरू होते हैं। उन्होंने कहा, अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही सेवा है, इसलिए तन मन धन से परहित के लिए कार्य करना चाहिए जो नारायण प्रसन्न हो। इंजीनियर भवन वैशाली नगर अलवर पर अलवर इंजीनियर एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में अध्यक्ष पद पर इंजीनियर विनय भारद्वाज, उपाध्यक्ष के पद पर इंजीनियर CL योगी, महासचिव के पद पर इंजीनियर GP अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष के पद पर इंजीनियर कपिल गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर SC जोशी ने विधि पूर्वक चुनाव संपन्न करवाए। निर्वर्तमान अध्यक्ष एवं निर्वर्तमान सचिव इंजीनियर PK शर्मा तथा इंजीनियर पंकज तिवारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला व पताका पहनाकर स्वागत किया एवं बधाई दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष इंजीनियर विनय भारद्वाज ने संगठन के आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों के संदर्भ में सदन को सूचित किया। डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से स्वागत किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए। शिविर में समाजसेवी संरक्षक दौलत राम हजरती, पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिला अध्यक्ष प्रेम गांधी, रक्तदान को प्रोत्साहित करने वाली बालेटा सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल संगीता गौड़, समाजसेवी परमजीत सिंह तथा जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान सहित अभिषेक तनेजा ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। ट्रस्ट की ओर से मंजू चौधरी अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलते ट्रेलर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा राजमार्ग पर ग्राम कंवरपुरा स्टैंड के पास उस समय हुआ जब ट्रेलर पावटा से कोटपुतली की ओर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रेलर नंबर RJ32 GD 2040 में अचानक आग भभक उठी, जिससे चालक को खतरे का आभास हुआ। चालक ने समय रहते सतर्कता दिखाई और चलते ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी भीषण थी कि ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रेलर पूरी तरह जल चुका था। घटना के कारण राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।
Audio Jungle.